नमस्कार, मैं हूं प्रभा यादव। आप सभी देख रहे हैं स्वर्ण भूमि पॉडकास्ट शो। आज के हमारे खास मेहमान हैं सरगुजा के लोकप्रिय लेखक एवं साहित्यकार डॉक्टर सुधीर पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद। इस शो को होस्ट करेंगे सरगुजा के लोकप्रिय कलाकार आनंद यादव जी। आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव और आप देख रहे हैं स्वर्ण भूमि पॉडकास्ट। आज के खास मेहमान हैं सरगुजा के लोकप्रिय लेखक साहित्यकार सुधीर पाठक जी। डॉक्टर सुधीर पाठक जी, आपका स्वर्ण भूमि पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपने स्वर्ण भूमि पॉडकास्ट के लिए समय निकाला और निश्चित रूप से हमारे दर्शक आज सरगुजा के लोकप्रिय लेखक और साहित्यकार सुधीर पाठक जी से रूबरू होंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट शो। डॉक्टर सुधीर पाठक जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने जो लिखना चालू किया वो कहाँ से शुरू किया? बचपन से ही था या बीच में कभी आपने शुरू किया ऐसा हादसा से? धन्यवाद स्वर्ण भूमि मंच पे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम, जहाँ तक लेखन की बात है तो मैं एक छोटी सी घटना की बात बतला दूं। बचपन से ही बाल पत्रिका, उस वक्त आता था उपन्यास, सैकड़ों की संख्या में अध्ययन किया। तो उसके अध्ययन से ये पता चला, चाहे चंदा मामा है, नंदन है या लोटपोट में भी मेरी एक कहानी दिल्ली से प्रकाशित हुई। इसके अलावा जब मैं कक्षा 9वीं में था तब कविता की रचना किया। 10वीं पहुँचते तक उस समय आकाशवाणी की स्थापना हुई। उसके युवाणी कार्यक्रम में कविताओं का मेरा प्रसारित हुआ और सरगुजिया बोली के लिए एक विशेष कार्यक्रम इनका चलता था जिसमें मेरी सरगुजिया की कहानी सर्वप्रथम सरप देवता शीर्षक से प्रसारित किए। उसके पश्चात 2-3 और कहानियों को समय समय पर दिया, वो भी प्रसारित हुए। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो थी वो 11वीं पास करने के पूर्व मेरे द्वारा तड़प शीर्षक से एक नाटक लिखा गया जो कि जनरल प्रोग्राम में प्रसारित हुआ। जबकि जनरल प्रोग्राम में बहुत उम्र दराज होते होते लोगों की रचनाएं प्रसारित हो पाती हैं। जब मेरे को वहाँ भेजे कि जाइए देखिए, उसका रिहर्सल चल रहा है। अच्छा। तो उस वक्त लाल बंगला में कार्यालय था इनका। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा सभी बुजुर्ग लोग पात्र थे उसके, और रिहर्सल चल रहा था। उसी बीच में एक जगह जहाँ बच्चे का संवाद होता है उसको लेकर के एक सदस्य आपत्ति किए कि बच्चा ऐसा कैसे बोलेगा। अच्छा जी। हाँ। कितना उम्र होगा उस समय? 11वीं पास नहीं हुआ था। 11वीं पास नहीं हुआ था जी। मतलब वही 16-17 साल समझ लीजिए। जी, बहुत ही उम्र था। हाँ, तो मैं देखा कि मेरी ओर से वहाँ एक जो बुजुर्ग जी थे वो जवाब दिए कि नहीं, इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा जी। मेरे को बोलना ही नहीं पड़ा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तो मेरे को लगा कि चलिए मैं जो लिखा हूँ वो सार्थक है जी। ऐसा नहीं कि निहायत काल्पनिक हो। हाँ जी। तो वो मेरे जीवन की एक विशिष्ट घटना थी। लेकिन उसके पहले मेरे को याद है कि क्लास में एक मर्तबा तात्कालिक भाषण की प्रतियोगिता में मैं भाग लिया।
और विषय भी ऐसा मिला जो सामान्यतः किसी को नहीं मिलता। वो था दैव दैव आलसी पुकारे। पहला लिखे थे भाषा? नहीं, हाँ। ये तात्कालिक भाषण। अच्छा जी। संयोग की बात है कि नीति शतक में मैं आलसी लोगों पे पूरा एक गजल जो है अच्छा उसको पढ़ा था। जी, गजल लिखे पूरा? नहीं, हाँ, एक गजल उसमें छपा था जो अच्छा जी, नीति शतक में। अच्छा, छपा था वो। हाँ, 3 शतक हैं जी। नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। जी। तो तीनों का अध्ययन मैं उसी वक्त कर चुका था। तो उसके गजल जो है वो मेरे को आज भी याद है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। क्या बात है। सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा। जी। तो इसके पूरे गजल को मैं अपने वक्तव्य के दौरान वहाँ सुनाया। वाह, बहुत बढ़िया। और वो मेरे जीवन का प्रथम अवसर है कि जब मुझे उसी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। अच्छा। हाँ जी, बहुत निश्चित रूप से वो मेरे लिए को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जी। और मैं लेखन की ओर फिर तीव्रता से आगे बढ़ निकला। अच्छा। कई कहानियाँ सरगुजिया में, नाटक भी कुछ लिखा। तो उस समय प्रेरणा कहाँ से मिला ये जो एक तो घरेलू वातावरण, जी। जैसे मेरे बड़े पिताजी जो थे वो पंडिताई लाइन वाले भी थे। अच्छा जी। और ठेकेदारी भी किया करते थे। जी। तो उनसे हम लोग बहुत कहानियाँ सुने हैं जी। और सैकड़ों की संख्या में तो मैं क्रय करके पत्र पत्रिका और बाल उपन्यास पढ़ा। तो इतना जो अध्ययन अध्यापन उसी वक्त हुआ था। और घर में बहुत सारी पुस्तकें थी, जैसे बताया ना, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, जी। कल्याण का वो विशेषांक वगैरह जो आता था। मतलब फादर बड़े पिताजी के बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई वो इंटरेस्टेड थे लिखन में, पढ़ने में, साहित्यिक में। वो संस्कृत के मतलब कहना चाहिए बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। तो जो कोई नहीं कर पाता था जिस काम को, उसको भी वो कर जाते थे। जी। मतलब कहीं ना कहीं घर में ऐसा छत्र छाया था, साहित्यिक छत्र छाया था लेखन में, तो उस पर आपको इंटरेस्ट आया। और गर्मी में क्या होता था उस समय, आंगन में खाट लग जाता था, वहीं पे एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ इधर कहानी वहानी बुझौल ये सब चलते रहता था। जी। तो वो चीज़ सुनते सुनते लगा कि अरे मैं भी कर सकता हूँ जी। जैसा इसमें है, अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। और आकाशवाणी में उस समय मार्ग एकदम खुल गया था। जी। दूसरे चीज़ की राम प्यारे रसिक जी की पत्रिका जो निकलती थी वो भी अपने घर के बगल में ही छपता था। जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था सुधीर पाठक जी कि आपका जो लेखन हुआ तो लिखना आप बताए 11वीं क्लास से आप लिखना चालू किए। 9वीं 10वीं से चालू किए। वो पहला क्या आपने लिखा था वो ज़्यादा दर्शकों को जानना चाह रहे। कविता थी कुछ पंक्ति याद हो तो? जैसे कॉलेज में भी एक छपी है जी। चेतना में, जी। आपने तन्हाई में मुझको पुकारा था, अरमानों को मेरे ही यादों में संवारा था, मुमकिन है कि मिल गई हो मंजिल आपको, जब भी गिरे राहों में बाहों का सहारा था। वाह, क्या बात है। उस समय इतने कम उम्र में इतनी भावुकता और इतने प्रेम भरी जो कविता आपके अंदर आया, मतलब बहुत ही उम्र के हिसाब से आपने जो लाइन लिखा बहुत इंटरेस्टेड लाइन है और बहुत अच्छा है। तो ये कैसे आया ये, मतलब ये अब भाव तो किसी को देख करके किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, जी। और फिर उस पर कुछ कहना, कुछ लिखना, नहीं, बहुत तो स्वाभाविक है। बहुत चीज़ बहुत अच्छा है। और उम्र के हिसाब से उस वक्त प्रेम गीत या एकाध विरह भी है
जैसे मेरे को याद है कि सरगुजा संदेश में 6-8 लाइन की एक रचना है, उसको प्रकाशित किए थे रसिक जी। उसकी पंक्ति कुछ विस्मृत हो रहा है। आपने लेखन के क्षेत्र में आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अगला प्रश्न लेते हैं सुधीर पाठक जी कि हम जानना चाह रहे थे कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है रहा, और आपकी जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। मेरा जन्म ब्रह्मपारा अंबिकापुर में ही हुआ और पहली से लेकर 5वीं तक गद्दी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद 6वीं से लेकर के 11वीं तक मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया। तत्पश्चात कॉलेज जो है अंबिकापुर का, जो वर्तमान में राजीव गांधी के नाम पे है, वहीं से अध्ययन किया और बीए प्रीवियस पास हो चुका था। उसी वक्त परीक्षा हम लोग दिए थे, ग्रामीण बैंक नई नई खुली थी, तो उसी में चयन हो गया और चयन के पश्चात में 1 अगस्त 1980 को नौकरी ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी। आगे की शिक्षा दीक्षा प्राइवेट रूप से किया। पीएचडी डॉक्टर की उपाधि लिया और डॉक्टर सुधीर पाठक लिख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सरोजा के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं आप। तो अब अगला हम लोग प्रश्न ले रहे हैं आपके संबंध में। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो पृष्ठभूमि रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो कहाँ से है, कैसा है, थोड़ा जरा डिटेल से हम हमारे दर्शकों को बताते अपने परिवार के संबंध में। पूर्वज 1875 के आसपास बबनियाओं, रावर्ट्सगंज के पास एक गांव है, वहाँ से सरगुजा में आए और सरगुजा में ही बस गए। मेरे बाबा का विवाह जो है चंद्रशेखर पंडित जी का जो परिवार है उसी से हुआ और मेरा भी जन्म उसी ब्रह्मपारा में हुआ। पिताजी वर्तमान नगर निगम जो है उसी में, उस वक्त वो नगर पालिका था जिसमें लेखापाल थे। मेरा सर्विस के दौरान 81 में विवाह हुआ। बलिया के रहने वाले हैं परशुराम पांडे जी, उनकी बड़ी पुत्री मंजू पाठक जी से। यह भी एक अच्छा संयोग रहा कि मेरे को हर कदम में, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या साहित्यिक हो, श्रीमती मंजू पाठक जी का सहयोग हमेशा भरपूर मिला। वो घर परिवार चलाने में इतनी निपुण हो गई थी कि मेरे को घर परिवार की जिम्मेदारी से लगभग मुक्त कर दी थी। इसलिए मैं दिन भर बैंक और रात भर अध्ययन, अध्यापन और लेखन इसमें लगा रहा। सर्विस के साथ साथ। हाँ जी। 2 पार्ट में मेरा लाइफ जो है वो चला। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक पार्ट था सुबह से लेकर के शाम तक का, जो बैंक के लिए समर्पित रहा, और दूसरा पार्ट था वहाँ से वापस आ करके और साहित्यिक गतिविधि में लग जाना, चाहे अध्ययन चाहे लेखन। बच्चे हुए। आज की तारीख में सबसे बड़ा बालक जो है गौरव पाठक, वो नगर निगम में ही लगा है। दूसरा बालक जो है छोटा वाला आर्किटेक्ट है, CGMSC में लगा है। तीनों बिटिया जो है पढ़ने लिखने में बिल्कुल अव्वल रहीं। बड़ी बिटिया जो है वर्ग 1 में अभी भी पदस्थ है। दूसरी बिटिया भी आंगनबाड़ी के उस पर चयनित हुई, कुछ समय काम की, बाद में इस्तीफा दे दी। छोटी बिटिया भी पढ़ने में MSc तक की पढ़ाई जो है कर चुकी है। भविष्य में जो चाहे सो कर सकती है। पिताजी लोग 3 भाई थे। उनके बड़े भाई जो हैं वो पंडित ठाकुर दत्त पाठक सरगुजा महाराज के
सौजन्य से कलकत्ता जा कर के संस्कृत में अध्ययन अध्यापन किए, बाद में यहाँ आए, कुछ समय पंडितान में भी रहे, बाद में ठेकेदारी करने लगे। और उनके सबसे छोटे भाई जो हैं हरिदत्त पाठक, वो घरेलू कामों में खासकर कृषि वगैरह में लगे रहे। पुलिस लाइन स्थित गौरी मंदिर के स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा व अन्य कार्यों में पंडित देवदत्त पाठक के साथ पूजा पाठ का कार्य किए थे। जी, बहुत ही अच्छा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है और बहुत अच्छे विल सभी बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं आप अपने। सुधीर पाठक जी, आपका सेवानिवृत्त कब हुआ और आपका प्रतिदिन सेवानिवृत्त के बाद कैसी दिनचर्या रहती है? मार्च 2018 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद 2 जगह हम लोग का खेती बाड़ी है, वो भी मैं ही देखता हूँ। भाइयों में अब भूमि का बंटवारा हो गया है, शंकरगढ़ में भी है और यहाँ से सोहगा में। सुबह उठ कर के नित्य कर्म से निवृत्त हो कर के आधा घंटा पौन घंटा व्यायाम, तत्पश्चात दैनिक कार्य जैसे स्नान वगैरह ये सब करके थोड़ी देर अध्ययन अध्यापन अथवा लेखन जो भी हो इसको करता हूँ। उम्र कितना हो गई होगी आपकी? अभी वर्तमान में मेरा 67। बहुत अच्छा है, आप 67 साल में इतने चमक रहे हैं, स्वस्थ हैं। धन्यवाद। आज यही है कि आप रोज जो शारीरिक व्यायाम करते हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं आप, कि सेवानिवृत्ति के बाद और प्रतिदिन आप जो है योग करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। सभी को करना चाहिए योग, है ना? तो तत्पश्चात कुछ अध्ययन अध्यापन, दोपहर में लेखन, सायंकाल भी मॉर्निंग वॉक की तरह इवनिंग वॉक में निकल जाते हैं। पहले मॉर्निंग वॉक में जाते थे, वर्तमान में इवनिंग वॉक में। और सुबह जो है स्नान के बाद कुछ देर, जैसा कि पूर्वजों से चला आ रहा है, पूजा पाठ में भी थोड़ी देर का समय भी व्यतीत होता है। हमारे यहाँ ब्रह्मपारा में बाबा और बुआ के समय से शिव जी स्थापित हैं। उन्हीं की कृपा से मैं तो समझता हूँ कि ये सब इतना आसानी से कार्य हो रहा है, कहीं पे भी कोई व्यवधान नहीं आ पाया और जो भी आया वो बगल से निकल गया। उसके लिए मैं कोई बहुत विशेष प्रयास नहीं किया। ये भी पूर्वजों का आशीर्वाद ही है। तो आपके पूर्वज के लोग, सुना हूँ कि हमारे जो महाराजा हैं यहाँ, उनके घर में पूजा पाठ भी करते थे, जरा उसके बारे में बताएं। मेरे बड़े पिताजी जब कलकत्ता से अपना अध्ययन अध्यापन करके लौटे तो 6-8 माह के लिए यहाँ पंडितान में रहे। फिर इनको लगा कि मेरे को पंडितान में के अलावा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो सके। तो उस वक्त वो सबसे पहले ईंट का भट्ठा चलाए, बाद में जंगल की ठेकेदारी लिए थे। घर में उस वक्त ट्रक वगैरह भी था और ये सब करते रहे। हम लोग का जो मकान है पक्का वाला, वो उन्हीं का बनवाया हुआ है। कुआं भी पक्का का बनवाए। नहीं, जिस प्रकार से बताया कि पूजा पाठ करते थे, घर में और भी ऐसे हैं क्या पुरोहित अभी हैं जो पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं या कर रहे हैं ऐसा? नहीं, वर्तमान में एक सामान्य पूजा पाठ जो घरेलू होता है सिर्फ वहीं तक सीमित है। और जैसा कि बड़े पिताजी को ज्ञान था उसको ग्रहण करके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जी, अब एक हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आ रहा था कि आपके जो सेवा काल है, आपने तो सेवानिवृत्त के बारे में बताया, इस साल हुआ, लेकिन हम दर्शक जानना चाहते हैं कुछ अच्छी अनुभव वाली बात जो दिल को छू ले। ऐसा घटा होगा कोई घटना आपके साथ
वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आपके सेवा काल, सर्विस काल के संबंध में। ये बात 91 की है। मेरी पदस्थी की है बलंगी और बिहार पूर्व। अच्छा अच्छा, बलंगी सूरजपुर जिला। हाँ जी जी। वर्तमान में सूरजपुर में है, उस वक्त अविभाजित सरगुजा हाँ था। जी जी, उस समय तो था जी। उस वक्त वार्डफ नगर से पहले भी जो है वो नदी पे पुल पुलिया नहीं था जी बारिश के सीजन में एक एक दो दो माह बाद हम लोग लौट के आते थे। जी। वार्डफ नगर से आगे इरिया नदी में भी नहीं था पुल पुलिया, अच्छा अच्छा जी और आगे की तो बात सवाल ही पैदा नहीं। जी 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 लाइट कल्पना के बाहर की बात। जी आवागमन का साधन जी एक इकलौता छाबड़ा बस था जो जी जी जहाँ तक चले जाए नहीं तो जी पैदल चलिए। जी। 35 और 40 किलोमीटर तक पैदल चल के हम लोग लौटे हैं। अच्छा, 35-40 किलोमीटर उस समय। हाँ जी। कौन सा ईयर, कौन सा होगा? 91-92 91-92 की बात है जी। वही उसी वर्ष 92 में जी। रिबई पंडो का कांड हुआ था। अच्छा जी। जिसमें फरवरी मार्च में एक माह में लगभग 28-30 मंत्रियों का प्रवास हुआ था यहाँ। अच्छा हाँ। जी जी। वहीं से दिग्विजय सिंह जी 2 दिन का जो भूख हड़ताल किए थे, अच्छा तो उस वक्त तो मध्य प्रदेश में था, अच्छा अच्छा जी जी। वहीं से मुख्यमंत्री बने थे वो। अच्छा हाँ। जी जी और वो रिबई पंडो कांड का मूल कारण ये है कि पंडो लोग बिल्कुल पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जी जहाँ की फसल के नाम पे अच्छी बारिश हुई तो कुछ हो गया, अन्यथा कुछ भी नहीं। जी। सन 1995 में मेरी पदस्थी सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा महाराजगंज में हुई। अच्छा जी जी। मेरी पदस्थी के 5 वर्ष पूर्व से उस शाखा में ऋण वितरण का कार्य बंद किया जा चुका था। अच्छा जी जी समस्त ऋण खाता अत्यंत खराब हो गए थे, जी कुछ तो 20-25 वर्ष पुराने थे। जी इसलिए इन सभी को बट्टा खातों में डाल दिया गया था जी और शाखा को निर्देशित किया गया जी कि आप यहाँ से ऋण वितरण न करें। जी इस शाखा द्वारा ऋण वितरण किया जाना बंद किया जा रहा है। जी जी मेरे से जो पूर्व वहाँ पदस्थ थे, जी उन अधिकारी और कर्मचारियों दोनों को जी। जमा खातों में गबन के कारण निलंबित कर दिया गया अच्छा था, अच्छा जी जी। जिसमें से एक जेल में थे और अच्छा। दूसरे जेल भी चले गए? हाँ जी, जी, और दूसरे जो हैं जमानत पे अच्छा बाहर थे। जी जी इसलिए लोग जमा करने आते नहीं थे, ऋण मिल नहीं रहा था। शाखा की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। जी मैं पदस्थी के साथ ही लगभग 1 वर्ष तक जी सामान्य वसूली और जमा भुगतान के कार्यों को करते हुए जी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत था जी कि कैसे इस शाखा को बंद होने से बचाया जा सके। जी जी। बहुत बहुत बढ़िया प्रयास था आपका जी। महाराजगंज शाखा में उस समय अधिकारी के रूप में मैं और एक चपरासी, 2 लोग ही पदस्थ थे। अच्छा अच्छा जी मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि जमा के क्षेत्र में भी कुछ कार्य है जिसको किया जा सकता है। अच्छा जी इसके लिए बृहद पैमाने पे कार्य करने के लिए लोगों तक पहुंच बनाया और एक दिवस में 850 से अधिक अच्छा जी। बचत खाता खोला गया। 850 से अधिक? हाँ। वाह। और उस समय जी जीरो बैलेंस का खाता नहीं खुलता था, कम अच्छा। से कम 100 रुपये होना चाहिए उसमें, जमा करके ही खोला जाता था। किस सन की बात है सर? ये 96-97 के आसपास की बात। अच्छा अच्छा जी जी तो
ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है जी कि 850 से अधिक खाता एक जी, बहुत बड़ा व्यक्ति के रिकॉर्ड द्वारा, है। वो भी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए बहुत बड़ी बात है सर, आपने खोला अपने गया। कार्यकाल में इतना बड़ा खाता खुलवाया सबका। जी इसी के साथ वसूली के क्षेत्र में जब खाता खराब हो चुके थे जी और सभी को बट्टा में डाला जा चुका था, तो अगले वर्ष के दिसंबर को एक बृहद कैंप, वसूली कैंप का आयोजन जी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के सलाह से जी आयोजित किया, जी जिसमें हमारे बैंक के उस वक्त के वर्तमान अध्यक्ष श्री अय्यर साहब, अंबिकापुर वसूली विभाग के श्री के एम शुक्ला, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विनय मोहन शर्मा और हमारी बलरामपुर शाखा के शाखा प्रबंधक ईश्वर यादव जी भी अच्छा जी वसूली कैंप में सहयोग करने के लिए जी उस तिथि में उपस्थित रहे। बहुत अच्छा सेवा काल आपका रहा। हाँ, और उस तिथि को 115 लोगों के द्वारा जी ये डूबंत ऋण खातों में समझौता के तहत 85,000 रुपये जमा किया गया। अच्छा अच्छा जी और कई खाता जो थे समझौता के तहत बंद हुए और कई खातों में जी आगामी 3 माह में जमा करने का समझौता अच्छा भी किया गया। जी 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 एक व्यक्ति के द्वारा इतना वसूली किया जाना, जी इस बात को जैसे ही फोटो सहित जी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया, जी तो कलेक्टर महोदय और जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अन्य सदस्यों ने संज्ञान लिया जी और बोर्ड की आगामी बैठक में सभी इस बात का विरोध किए कि यदि एक व्यक्ति के द्वारा जी एक दिवस के कैंप में इतना अधिक वसूली किया जा सकता है, जी तो अन्य शाखाओं द्वारा भी किया जा सकता है जी और भविष्य में इस शाखा की भी स्थिति अच्छी रहेगी। जी इसलिए इन शाखाओं को बंद कर निकटस्थ शाखाओं में इसके कारोबार को स्थानांतरित करना जी स्थगित किया जाए अच्छा और स्थगित कर दिया गया वाह है। बहुत बढ़िया सर। इस प्रकार हमारी 10 शाखाएं बंद होने से बच गई, वाह जिससे मैन पावर में भी जी 30 लोगों का जी वृद्धि हो गया। बहुत अच्छा सर। आपने इतनी सारी अपने शासकीय नौकरी, बैंक में आप नौकरी करते हुए भी आपने अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, निश्चित में सराहनीय। इस कार्य के लिए जी सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी संघ की जब बैठक हुई जी तो उसमें मेरे को हमारे संघ द्वारा सम्मानित भी किया गया। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर। आपने इतना अच्छा आपने किया, निश्चित रूप से कि कोई कर्मचारी अपने सर्विस काल में इतनी ईमानदारी से, कर्मठता और अपने दायित्व को इतने अच्छे से निभाए हैं अपने सेवा काल, निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रवासी और हमारे लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत। को स्किप करके हम लोग आगे चलते हैं कि आपके साहित्यिक क्षेत्र के बारे में जो आपने लिखा है। सरगुजा में आपने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं, तो मैं जानना ये चाह रहे हैं हमारा दर्शक कि सबसे पहला जो पुस्तक आपका प्रकाशन हुआ वो कौन सा था और उसमें क्या क्या विषयों पर आपने उसको लिखा, जरा हमारे दोस्तों को बताएं। ये बात 1996 की है। मेरे मन में आया कि ये सरगुजा के कुछ धार्मिक स्थल जो हैं इन पे कुछ रचना की जाए। तो मैं देखा कि मेरे पास 6-7 मंदिरों के बारे में, जिसमें महामाया मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर, ये सब हैं, इनके बारे में आलेख तैयार था। तो मैं इनको संग्रहित करके 1996 में शक्ति साधना का महापर्व नवरात्र रामनवमी करके एक पुस्तक प्रकाशित कराया। इसके बाद
सन 2008 में जी एक साथ 2 पुस्तकें आई। जी सरगुजा जन आस्था का केंद्र, जी जिसमें अविभाजित सरगुजा के 24, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, सभी पुस्तकों के बारे में थोड़ा थोड़ा लोगों को बताएं कि लोग जानें कि उसमें आपने किस उद्देश्य से लिखा उसको। इसी बीच में भारतेंदु साहित्य समिति सरगुजा से भी जुड़ा, जी जिसमें कि 1-2 वर्ष बाद ही मेरे को सचिव का दायित्व दिया गया। जी 2003 से गागर नामक पत्रिका जो है, जी जो सरगुजिया बोली की पहली पत्रिका है, जी उसका प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। जी मेरे को लगा कि ये बोली जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। जी तो उसको बचाने के लिए मेरे पास एक ही मार्ग था कि पत्रिका में अधिक से अधिक रचनाओं को रखा जाए। जी उस समय लक्षणधारी मिश्र जी भी लिखे थे, उनका भी प्रकाशित किए। जी आपके ये शर्मा जी जो हैं अपने हॉस्पिटल के पास वाले, उनकी कहानियाँ जो हैं, जी करण फूल वगैरह, वो सब भी प्रकाशित किए। जी इस तरीके से चलने लगा। तो मेरे मन में विचार आया कि बहुत सारा आलेख जो है धार्मिक स्थलों को लेकर के, जी वो भी एकत्रित हो गया है। इनको संग्रहित करके पुस्तकाकार स्वरूप दिया जा सकता है। जी तो फिर सरगुजा जन आस्था के केंद्र में 24 धार्मिक स्थलों का और एक आलेख जो है नदियों पे बने झरना, जिनको सरगुजा में घाघ या दूसरे नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, इसके बारे में वर्णन है। इसी 2008 में ही सरगुजिया हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, जी जिसमें हाना मतलब लोकोक्ति और धंधा मतलब पहेली, जी इनका समावेश करके सरगुजिया हिंदी शब्दकोश के नाम से प्रकाशित कराया। बहुत बढ़िया। ये सब सारे जो भाषा हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजिया भाषा में है ये सब? हाँ, ये सब सरगुजिया में। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने सारा जो लेख लिखे हैं, किताब लिखे हैं, वो सारे सरगुजा भाषा में है और निश्चित रूप से बहुत सारे पुस्तकों का आपने लिखा है, सभी को ये पढ़ने को मौका मिलेगा। तो सुधीर पाठक जी, मैं चाह रहा था कि आपकी जो सरगुजा की जो पुस्तकें आपने लिखा, उसमें मुख्य रूप से अभी जो आपका लेटेस्ट जो आपने लिखा है वो कौन सा है, थोड़ा किस उद्देश्य से लिखे हैं, थोड़ा वो बता दीजिए मुझे। सरगुजा जन आस्था के केंद्र जो है वो हिंदी में है, बाकी अन्य जो हैं वो सभी सरगुजिया में हैं। इसी बीच में सरगुजिया लोक कथा का एक संग्रह आया, फिर छत्तीसगढ़ी के सरगुजिया लोकगीतों का भी एक संग्रह है, वो भी प्रकाशित हुआ। लेकिन इसके पहले 2012 में मेरा शोध कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन उस पुस्तक का प्रकाशन 2021 में मेरे द्वारा कराया गया। तो इसमें अभी तक कितने पुस्तकों का प्रकाशन हो गया टोटल आपका? निजी रूप से 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी, और 2-3 जो हैं वो अभी प्रकाशन के लिए गई हैं। जी जी। हाँ, एक उसमें MA कोर्स की है जी। और एक जो है सामान्य जानकारी की है जी। जो यहाँ के पर्व वगैरह, नृत्य वगैरह, वाद्य यंत्र, इन सभी से संबंधित है। दरअसल कि आपने अभी तक इतने सारे पुस्तकें लिखे हैं, तो आपको अभी तक किस किस संस्था या शासन प्रशासन से क्या क्या कहाँ से पुरस्कार मिला है अभी तक? थोड़ा पुरस्कार के बारे में बता देते। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भी सम्मानित कर चुकी है और साथ ही जो राजभाषा आयोग है इसके द्वारा भी अलग अलग समय पे
सम्मानित किया गया है। जी जी। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी कुल मिलाकर के लगभग 40-45 बहुत अच्छा जी। के क्रम हैं। निश्चित रूप से आपके इस पुस्तक से लोग पढ़ के जागृत होंगे, और सबसे बड़ा है कि आपने लोकगीतों का संग्रह इतना बड़ा लिखा है। हमारे सरगुजा के लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा गीत, हो सकता है इसके गाने वगैरह भी बहुत सारे आगे होंगे, लोग बना रहे भी होंगे, और आप बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है सारे किताब। सुधीर पाठक जी, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे कि आप इन पुस्तकों के माध्यम से, और जो आप लिखे हैं अभी तक लिख रहे हैं समाज के लिए, अपने लेखन को लिख रहे हैं, उसके माध्यम से अभी तक आपने उपलब्धि बहुत सारा जो आपने पाया, तो मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ ऐसे जो आपके दिल को छू ले, एक आध कविता का पाठ करते, गा के थोड़ा सुनाते, या हमारे दर्शक सुनना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजिया लोकगीत में से ठड़िया कर्मा गीत के कुछ पंक्ति जो है वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ओरे रे रिझोली गे तोरे लोभे खेले ले आए, भादों के महीना में एकादशी दिना में पानी बरिस ले, अंगना में काई बैठ गई, अंगना में बिछली मती गिरबे, धीरे रसा खेलबे, अंगने बिछली मती गिरबे, फूट जाही मांदरी टूटी जाही टंगना, ले ले वो मांदर ले ले वो टंगना, कै तो रुपया में मांदर बेसाए ले वो, कै तो रुपया में टंगना बेसावो, 40-50 में मांदर बेसाबो, 20-25 कर टंगना, फूट जाही मांदर टूट जाही टंगना, बस एक मुखड़ा, संगवारी ले पीरितिया जोड़ ले वो। बहुत अच्छा लगा सुधीर सर जी। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने लोकगीतों का संग्रह किया है, उसी कविता संग्रह भी आपने लिखा है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं चाहूँगा कि आप 4 लाइन कविता भी पेश करते हैं हमारे दर्शकों के सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। सरगुजिया कविता कर संझिया संग्रह में मोर ये रचना प्रकाशित है पाटी पार के। ओकरे कुछ पंक्ति जो है आप लोग के सामने रखत हूँ। धक धक जिउरा धड़केल धनिया, जब ते चलथस पाटी पार के, तुम्मा मुही बड़ सुगर रे, तोर मुहला देखो दिया बार के, तोर मुहला देखो दिया बार के, का जाने का सूझिस मूला, तोरे चिरंग है रंगन चोला, मद मातल मतवार नियर, बौराइस सहज मन भोला, बद के लागिस तोरे डहर, बद के लागिस तोरे डहर, सगर नगर ला बिसार के, तोर मुहला देखो दिया बार के। धन्यवाद। अच्छा लगा आपका यह कविता। सुधीर पाठक जी, हम जानना चाह रहे थे कि अभी तक मुख्य जो आलेख हैं वो कौन कौन से आपके मुख्य आलेख हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताते हैं।
सन 2005 में भाषा पत्रिका में के लोक साहित्य विशेषांक में प्रकाशित लोक बोलियों का भाषिक संकट, ये दुनिया के 2594 भाषा और बोलियों के बारे में इसमें लिखा गया है। बोली और भाषा के समक्ष क्या क्या संकट है और उसका कैसे समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। इससे इसका संज्ञान लेकर के भारत शासन छत्तीसगढ़ शासन को निर्देशित किए, जिसमें जसपुर से कोरवा बोली को संग्रहित करने का कार्य कराया गया और सरगुजा से पंडो बोली को संग्रहित कराने का कार्य किए हैं। ये भाषा पत्रिका जो है विदेशों तक में जाती है। इसी के साथ सन 2007 में सरगुजा से एक स्मारिका जो है राज्य स्थापना के अवसर पे प्रकाशित हुआ, जिसके संपादन के लिए मुझे भी यहाँ से निर्देशित किया गया था। उसमें मेरा एक आलेख छपा, लोक ये कोरवा कोड़ाकुओं का जातीय पर्व सोंदो। उस सोंदो के बारे में विस्तार से लेखन किया। मैं महाराजगंज में जब था तो इनके बीच में गया, उसको देखा, समझा और उसकी बारीकियों को लेते हुए इसकी रचना करके उसी में प्रकाशित कराया। इसके प्रकाशन के बाद जो एक प्रमुख घटना है वो ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इतने वर्षों पश्चात 2009 या 10 से प्रतिवर्ष जिला, वहाँ के जिला प्रशासन बलरामपुर के द्वारा, तो मैं दादा चाहत रहे कि हमार सरगुजा में वो समय तो हर साथे कौन कौन ऐसे साहित्यकार रहे जो फेमस रहे जगह? मोर साथे का रही, मही उनकर साथे रहे। कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा उम्र दराज रहीन और उन्हीं से मैं बहुत कुछ सीखेन भी। अंबिकापुर के प्रायः सभी साहित्यकारों से निरंतर संपर्क में रहा हूँ। कईयों के जीवन परिचय को तैयार कर आज का सरगुजा के साप्ताहिक विशेषांक में सन 94-95 में प्रकाशित भी कराया हूँ। भारतेंदु साहित्य कला समिति के संस्थापक अध्यक्ष जीवननाथ मिश्र, जो कि जैन मिश्र के संक्षिप्त नाम से लोकप्रिय रहे हैं, वे मेरे हिंदी साहित्य के गुरु रहे। इसके साथ ही समिति के अन्य प्रमुख रचनाकारों में बीडी लाल, भगत सिंह चावला, उमाकांत पांडे, राजेंद्र विश्वकर्मा राज, अर्चना पाठक, गीता द्विवेदी के साथ ही रंजीत सारथी, गीता दुबे, पूनम दुबे, आशा पांडे, राजलक्ष्मी, माधुरी जायसवाल, प्रताप पांडे, प्रकाश कश्यप जैसे विभिन्न कई रचनाकारों के निरंतर सतत संपर्क में रहा। सरगुजिया बोली की पहल पत्रिका गागर के प्रकाशन को लेकर जैन मिश्र जी से विचार विमर्श कर सन 2003 में प्रारंभ किया था। इसके साथ ही सरगुजिया बोली के प्रमुख रचनाकारों में से लछनधारी मिश्र, रामप्यारे रसिक, शायरे शहर यादव विकास, अनिरुद्ध नीरव जी की रचनाओं से भी बड़े गहराई से प्रभावित रहा हूँ। सभी साहित्यकारों, मनीषियों का मुझे भरपूर सहयोग मिला।
इसके लिए मैं उन सभी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। जुन्हा साहित्यकार मन में जितना रही जमझन के बारे में घरे जा के मांग के और गागर में अच्छा जी, समेटे के कोशिश करें, बहुत बढ़िया जी। जेकर से अवैया पीढ़ी के एक नया डहर मिल जाए और अच्छा लोग सरगुजिया के प्रति आकर्षित हो करके एकर पे काम करें। मेरा क्वेश्चन आदर है कि सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के लिए विशेष रूप से अभी कुछ और इसमें आप बड़ा समिति या सेवा या इस टाइप का कुछ लेखन या उसके क्षेत्र में कुछ काम चल रहा है क्या अभी तो नहीं है, लेकिन एक विचार बहुत लंबा समय से चलते रहे कि सरगुजिया के लिए जितना साहित्यकार हैं सरगुजिया में लेखन करे वाला उनके एक जगह एकत्रित करल जाए। बहुत बढ़िया। एकर से का होई कि लिखे के साथ साथ विचार विमर्श जब होई तो में बहुत सारा नया चीज़ आए, लोग के कुछ नया लिखे पढ़े के मौका भी लगे और बैठक भी होत रहे जी। नहीं अभी जैसे बताया बहुत दिनों से मतलब सीनियर है, 67 साल की उम्र है रोरे मन के, तो हमार सरगुजा में पहले कैसा रही थी जब अंबिकापुर और अभी अंबिकापुर कैसा लगा था तो के? देखिए समय तो परिवर्तन लायल ही और हमेशा होल, चाहे कोई कुछ करे तो न करे तो वो परिवर्तन हर जगह हर क्षेत्र पे है। खासकर सरगुजिया बोली के लिए तो बहुत ही विकट स्थिति है। विकट स्थिति एक चलते है कि नगर में रहे वाला लोग हम लोग सोचते कि बस यही सरगुजिया है जितना कि हम जानती। वास्तविकता ये है कि आज गांव वाला भी बहुत कुछ सरगुजिया बोलना बंद कर देंगे। ये तो बोल चाल में दिक्कत है सरगुजिया भाषा हर थोड़ा सा बढ़ी से, अभी पहले कम रही अभी बढ़ी से, अभी बढ़ी से। अच्छा तो अभी ये जैसे छत्तीसगढ़ में ऐसा मुख्य भाषा का है जो मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो बोल चाल में वो क्या भाषा अभी बताए रहा है, थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता। नहीं अपन सरगुजिया भाषा भाषी क्षेत्र में जो सरगुजा संभाग में प्रचलन में है वो में सरगुजिया है, भखारी है और सदरी है। अच्छा ये 3 बोली हैं यहाँ, बाकी जातीय बोली हैं। जातीय बोली में भी अब उरांव लोग सदरी बोले लग गए हैं। अच्छा पहले उनके अपन जातीय बोली रहे, वही हाल कमोबेश कोरवा लोग के और पंडो लोग के भी है। ये लोग अपन जातीय भाषा सिर्फ जाति में भसियात हैं। अच्छा बाकी आम जन से बोलचाल में सदरी के प्रयोग करते हैं और भखार क्षेत्र में रहे वाला भखारी के प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हमारे सरगुजा संभाग में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार बोलचाल जो है, अब जो हमारे संस्कृति है सरगुजा का भाषा है ओके हमार गांव तक और शहर तक सब बोलचाल में वो भाषा ला उपयोग करते हैं। और निश्चित रूप से हमार छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग द्वारा समय समय पर जो आयोजन होते हैं और कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आज हम रूबरू हुए हमारे सरगुजा के लोकप्रिय लेखक जिन्होंने सरगुजा छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू किताब लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे युवाओं को ये प्रेरणा का स्रोत है और सीखने को इससे मिलेगा और हमारे सरगुजा के भाषा छत्तीसगढ़ भाषा आगे बढ़ेगा। तो अब हम विदा लेते हैं। डॉक्टर सुधीर पाठक जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपके प्रति भी।